नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, टारगेट प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के पहले सेशन पर। अब ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करते हैं तो वो प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में जीएस का फर्स्ट पेपर हो गया। इन दोनों दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न ज्योग्राफी से आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको ना ज्योग्राफी केवल जीएस पेपर फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। इसमें तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड अपनी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा यदि आप सोचो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे हो, कहीं किन्हीं दो देशों के बीच में कोई समझौता हो रहा है, किसी दो देशों के बीच में वॉर हो रहा है, कहीं पर कोई भी घटना हो रही है, तो वहां की मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो जीएस फर्स्ट का पार्ट हो जाता है। अगर हम थर्ड पेपर की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, तो किसी देश में किसी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, कहीं पर सुनामी का खतरा है, तो ये जो ज्वालामुखीता है, सुनामी है, ये हमारे सैद्धांतिक रूप से ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कई सारे पेपर्स में ना ज्योग्राफी के जो मूल सिद्धांत होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, ये जो आपके सामने टारगेट प्रीलिम्स मैं लेके आया हूं ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आप इसके मेन चीज को पकड़ो। यहां पर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आपके सामने यहां पर प्रश्न तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसके अलावा मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने किसी टॉपिक से कुछ प्रश्न बनाए, उन प्रश्नों को आपके सामने रखने का तात्पर्य यह है कि आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को ना अपनी किसी कॉपी में नोट करते चलो। उदाहरण के तौर पे जैसे पहला प्रश्न आ गया, जेट स्ट्रीम भी है, इसमें चक्रवात भी है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग बना लो, जेट स्ट्रीम, चक्रवात। तो ऐसे ना कई सारे टॉपिक्स मैं आपको लिखवा दूंगा जो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ना आप रिवाइज कर लो। अगर आपको उसमें कहीं पर भी आप लैग करते हो तो उसको अच्छे से कवर कर लो। तो इस टारगेट प्रीलिम से ये चीजें आप निकालो, और ऐसा हर सब्जेक्ट में करो। उदाहरण के तौर पे यदि आप इतिहास की टारगेट प्रीलिम्स देख रहे हो, तो उसमें मान लीजिए बौद्ध धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर, महाजनपद के ऊपर कोई प्रश्न आया, तो हेडिंग डाल लीजिए महाजनपद कि ये आपको कवर करना है, बौद्ध धर्म ये आपको कवर करना है, मुगल काल जो है वो आपको कवर करना है। इस तरीके से आप टॉपिक बना लो, टॉपिक की लिस्ट बना लो प्रश्नों को देखते हुए, और प्रश्न तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा ये रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा यहां पर एक पॉइंट और रहेगा कि जो भी टॉपिक्स यहां पर मैं लूंगा उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमको लगता है चक्रवात जो हमें समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में इसका सिद्धांत कैसा होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, जेट स्ट्रीम कितनी होती है, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, कहां पर होती हैं। तो कई बार हमें कई सारे टॉपिक्स टफ लगते हैं, तो उनका भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा, जिससे कि आपकी स्टैटिक पढ़ाई भी होती रहेगी और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि भाई कथन तो आप पढ़ोगे, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन जहां पर लिखा होता है कि कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न हमें आता है, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि भाई ये ऑप्शन में टिक लगा दिया। अब बाद में हम जब क्रॉस चेक कर रहे हैं तो यहां पर देखा कि अरे उसने तो पूछा था कि सही नहीं है, उसने पूछा था कि सही है, तो ये हमें कंफ्यूजन कर देता है, और इतनी सी लापरवाही हमारा पूरा प्रश्न गलत कर देगी। तो हमें यह लापरवाही से बचना है। एग्जामिनेशन हॉल में आप पेंसिल लेके जाइए और यहां पर ना इसके ऊपर एक सर्कल कर दिया करिए, तो एक गोले के अंदर आप इसको रख देंगे तो आपका मेन फोकस इस शब्द पे जाएगा। तो कम से कम आगे के जो ऑप्शंस है वो आपको समझ में आने लग जाएंगे कि हमें क्या करना है। सही ऑप्शंस का पता लगाना है कि जो सही नहीं है उनका पता लगाना है। ठीक है, चलिए। जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है, केवल कुछ चक्रवातों में ही आंख विकसित होती है। चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। तो अगर आप इस प्रश्न को करना चाहते हैं, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, अपने मन से इस प्रश्न को लगाओ और कमेंट करके आंसर करो। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, इस तरीके से। फिर देखिएगा जब मैं आंसर बताऊंगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए अब जरा इसमें दोनों कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं कि चक्रवात क्या होता है और जेट स्ट्रीम क्या होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये एक चक्रवात का डायग्राम आपको दिख रहा है। हमको पता है कि पृथ्वी की अगर बात करते हैं, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें 0 डिग्री है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री के ऊपर की बात करते हैं तो 0 डिग्री के आसपास, यानी कि जो हमारा उष्ण कटिबंध है ना, जो हमारा उष्ण कटिबंध है, वहां पर हमें उष्ण कटिबंधी चक्रवात मिलते हैं देखने को। और जब हम लोग हाई लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, उच्च अक्षांशों की बात करते हैं, तो यहां पर हमको शीतोष्ण जो चक्रवात हैं वो देखने को मिलते हैं।
तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें 0 डिग्री के आसपास देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट आप देखोगे 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, यहां पर जो चक्रवातों का फॉर्मेशन होता है वो सारे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो साइक्लोन बनता है आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, ये उष्ण कटिबंध है मेरे भाई। उष्ण कटिबंध का सिंपल सा मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर होना चाहिए। अब यहां पर जब तापमान की बात आई है तो देखो, ये जो चक्रवात है, जब हम लोग स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे होते हैं, उष्ण कटिबंधी चक्रवातों की बात करते हैं, तो ये जल की सतह के ऊपर बनते हैं, समुद्र की सतह के ऊपर बनते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो जल होता है वो स्थल मंडल की अपेक्षा, स्थल मंडल की बात करें तो वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। उनके कंपैरिजन में जो हमारा वाटर बॉडी होती है वो देर से गर्म होती है, देर से ठंडी होती है। तो जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा होता है, अर्थात विषुवत रेखा को क्रॉस करके सूर्य कहां पर आ रहा है, कर्क रेखा के ऊपर। अब सूर्य नहीं आ रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है और सूर्य का परिक्रमण कर रही है। ऐसी स्थिति में तो कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सूर्य की पोजीशन कर्क रेखा से विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, तो इनके बीच में सूर्य की मूवमेंट होती है। तो जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा है तो 0 डिग्री को क्रॉस करता है तो हमारा हिंद महासागर गर्म होने लगता है, और ऊपर आया सूर्य तो और गर्म होने लगा, और गर्म होने लगा। तो कर्क रेखा तक आते आते 2 से 3 महीने का समय लगा। वहां तक आते आते यहां पर स्थल मंडल तो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और जल मंडल का तापमान आप देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक हो गया तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अब यहां पर चक्रवात आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली स्थिति होती है कि टेम्परेचर आपका अधिक होगा, और टेम्परेचर कितना अधिक होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तो यह पहली कंडीशन है चक्रवात की। अब यहां पर इतनी ज्यादा टेम्परेचर में आप देखोगे, यह भी ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, जब इस स्थल मंडल का या कोई भी सतह उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके संपर्क में जो भी वायु आती है, वो क्या होगी, चालन विधि के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो वो वायु गर्म होगी। गर्म वायु हल्की होती है और वायु ऊपर की तरफ उठती है। इसी को बोलते हैं कि वायु का आरोहण हो रहा है। अब जब यहां पर आप देखोगे इस स्थिति में वायु रही नहीं, तो इस स्थिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, निम्न वायु दाब के नाम से, लो प्रेशर। यहां पर वायु है ही नहीं, लो प्रेशर, सारी वायु उठ के ऊपर जा चुकी है। अब यहां पर जो मैंने चालन विधि का आपको नाम लिया, तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। वायु गर्म कैसे हो रही है, क्योंकि वो स्थल मंडल के संपर्क में आई है। उदाहरण के तौर पे यदि आप इस तरीके से देखो, ये स्थल मंडल है, ये इसका टेम्परेचर बहुत अधिक गर्म हो चुका है, या जो भी सतह है वो अधिक गर्म हो चुकी है, जल की सतह गर्म हो चुकी है। इसके ऊपर बहने वाली कोई भी वायु जब इसके संपर्क में आएगी तो इससे हीट ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर पे। चालन विधि ये कहती है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। उदाहरण के तौर पे मैंने ये कप पकड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी गर्म पदार्थ है, मेरी बॉडी का, ये हमको गर्म क्यों फील होता है, क्योंकि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसके पदार्थ के टेम्परेचर से कम है। तो अब ऊष्मा का स्थानांतरण कहां से होगा, कप से मेरी बॉडी में, कप से मेरी बॉडी में। उसी प्रकार यदि हम इसमें किसी ठंडे पदार्थ को भर लें, कोल्ड ड्रिंक भर दें, तो अभी कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर मेरी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो मेरी बॉडी के टेम्परेचर से कोल्ड ड्रिंक में टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट होता है हीट का। तो इस विधि को चालन विधि बोलते हैं, इसको कंडक्शन बोलते हैं। और ये तभी परफॉर्म होती है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। तो यहां पर स्थल मंडल के संपर्क में ये वायु आ रही है। अब यहां पर जो ये स्थल है या जो जल की सतह है उसका तापमान जाहिर सी बात है वायु के तापमान से अधिक है, तो यहां से तापमान ट्रांसफर होगा कहां पर, वायु में। वायु गर्म होगी, वायु के जो कण हैं उनमें प्रसार होगा, वायु हल्की होगी और वायु ऊपर उठेगी। जब वायु ऊपर उठेगी तो नीचे कौन सा दाब बनेगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलपी बोल रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, तो यहां तक कि तुम्हें कहानी समझ में आई कि चक्रवात के लिए जो उसके अनुकूल दशाएं होती हैं उसमें सबसे पहले होना चाहिए हाई टेम्परेचर, और कितना, मिनिमम इतना तो हो ही हो। दूसरा, इंटेंस लो प्रेशर, अत्यधिक लो प्रेशर। लो प्रेशर जो होता है वो अपने आसपास की जो वायु है हाई प्रेशर को, उसको आकर्षित करेगा, आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ। और जो भी आसपास के हाई प्रेशर होंगे, उच्च वायु दाब होंगे, वहां पर तो बहुत सारी वायु इकट्ठा होगी। वो हमेशा सोचती है, वो हमेशा देखती है कहां पर लो प्रेशर है, कहां पर लो प्रेशर है, वो रहा लो प्रेशर, और यहां से उस लो प्रेशर की तरफ गमन करने लग जाती है।
हमेशा लो प्रेशर हाई प्रेशर की वायु को आकर्षित करेगा, हमेशा हाई प्रेशर से वायु चलेगी और लो प्रेशर की तरफ, है ना, उसको भरने के लिए। अब जैसे ही कोई भी वायु यहां पर आएगी, कहीं से भी कोई भी वायु यहां पर आएगी, वो यहां पर रुक नहीं पाएगी, क्योंकि यहां पर निम्न वायु दाब है, तापमान बहुत अधिक है। यहां पर आते ही वायु गर्म होगी, हल्की होगी, और वायु कहां उठेगी? ऊपर की तरफ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात है, आप देखोगे ये जो चक्री प्रवाह, ये साइक्लिक जो मूवमेंट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमको पता है एक बल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या है कि पृथ्वी का, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, लगातार घूम रही है अपने अक्ष पर, तो जब कोई भी वस्तु ऐसा वृत्तीय गति कर रही है ना, तो एक बल उत्पन्न हो रहा है। इसी बल को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस बल। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप समझो, जैसे आपने सुना होगा अभिकेंद्र बल के बारे में, अपकेंद्र बल के बारे में। उदाहरण के तौर पे आप किसी कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ठीक है, कार और बस अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारे ऊपर एक बल लग रहा होगा जो हमें विपरीत डायरेक्शन में घसीटेगा। अब वहां पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो मुझे धक्का दे रहा है, नहीं, मेरे ऊपर एक छदम बल लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, जो मुझे दिख नहीं रहा बट मेरी बॉडी पे लग रहा है। कार अगर इधर मुड़ रही है तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है अपकेंद्र बल। जब कार वृत्तीय गति ले रही है तो हमारे ऊपर एक बल काम करता है जो हमें केंद्र से बाहर की ओर धक्का देने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो एक बल जनरेट करती है जिसको हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। ये कोरियोलिस बल पृथ्वी पर वायु की दिशाएं डिसाइड करता है। आपने पढ़ा होगा व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवी पवने, कैसे कैसे ऐसे डायग्राम बने होते हैं। तो पवनों की दिशा निर्धारित करने का काम किसका होता है? कोरियोलिस बल का। सेम एज इट इज यहां पर अगर नॉर्मल रूप से पवनें आ रही होती तो वो सीधे तरफ ऊपर जाती हैं, ऐसे आती हैं और ऐसे सीधे की तरफ ऊपर निकल जाती, आरोहण होता। बट चक्रवातों के केस में ऐसा नहीं होता है। चक्रवातों के केस में ऐसा कहा जाता है कि 32 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड से पवनें चलनी चाहिए। फिर से सुनना, पहली कंडीशन, जो सी का सरफेस टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। दूसरा, इंटेंस लो प्रेशर होना चाहिए। तीसरा, कोरियोलिस बल जो है वो भी होना चाहिए। चौथा, वायु की जो स्पीड है, जो पवनों की स्पीड, वो 32 मीटर पर सेकंड से अधिक होनी चाहिए। अब सोचो, इतनी स्पीड से अगर कोई पवन हाई प्रेशर से इस निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ेगी तो जैसे ही बढ़ के वो ऊपर जाएगी तो डायरेक्ट सीधे ऊपर नहीं जाएगी। कोरियोलिस बल इसको उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। जितना स्पीड होती है विंड की, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जितनी स्पीड होती है विंड की उतनी ही स्पीड से कोरियोलिस बल उसको साइक्लिक फ्लो देता है और उतनी ही स्पीड से उसको घुमाएगा और ये चक्री प्रवाह लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब समुद्र की सतह पर हो, लगातार सूर्य तप पड़ रहा है, इंसोलेशन हो रहा है, यहां पर वाष्पीकरण हो ही रहा होगा पर्याप्त मात्रा में। यह वायु गर्म है, गर्म वायु आर्द्रताग्राही नाभिक है, इन्होंने जलवाष्प ग्रहण किया होगा, जलवाष्प ग्रहण करेंगे और जलवाष्प ग्रहण करके ये वायु जब ऊपर ले जाएगी, ऊपर वायु ठंडी होगी, संघनन कंडेंसेशन होगा और भीषण मात्रा में वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखना जरा, जो ये साइक्लिक प्रवाह आपको दिख रहा है इसके बीच में एक आपको ट्यूब दिख रहा होगा। यहां पर यदि किसी व्यक्ति को खड़ा करें, उससे बोले जरा भैया नीचे झांक के देखो, तो नीचे जो एक व्यक्ति को खड़ा कर दो, दोनों एक दूसरे को आराम से देख पा रहे होंगे। यहां पर कोई भी इस तरीके की वर्षा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई हलचल होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर लो प्रेशर है, इंटेंस लो प्रेशर है। तो निम्न वायु दाब की दशाएं कैसी होती? एकदम शांत। यहां पर अगर आपको कुर्सी डाल के बोला जाए कि न्यूज़पेपर पढ़ो, तो मजाल है कि द हिंदू का पेज हिल जाए। आराम से आप शांत होके, एकदम काम कंडीशन है, यहां पे काम कंडीशन, शांत स्थिति, आराम से आप यहां पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि इंटेंस लो प्रेशर है तो मेरे भाई टेम्परेचर तो बहुत अधिक होगा। जितना तुम आई से दूर जाओगे, जितना तुम आई से दूर जाओगे तो यहां पे टेम्परेचर कम होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां मिलेगा? आई पर। क्यों? अगर वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं होता तो ये सब होता ही ना। कहानी की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। समझ में आ रही है बात? तो ये थी चक्रवात की कहानी। अब जरा जेट स्ट्रीम्स को देखते हैं। जेट स्ट्रीम्स को देखोगे तो ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। पृथ्वी पर 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो आपको ये देखने को मिल रही हैं। पोलार जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और 2 टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे जनरेट होती हैं। जैसे एक पृथ्वी के ऊपर, मतलब अपने भारत के ऊपर आपने देखा होगा, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं,
और दूसरी होती है सोमाली जेट स्ट्रीम। तो ये दो पर्टिकुलर एक टाइम पे जनरेट होंगी, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएंगी। बट ये 4 जेट स्ट्रीम कंटिन्यूअस पृथ्वी पर चलती रहती है। जेट स्ट्रीम का मतलब क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर यदि बात हो रही है, ये कोई स्थल मंडल की बात कर रहे हैं, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहला जो वायुमंडल की परत आती है वो हमारी शोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की लगभग ऊंचाई विषुवत रेखा पे आप देखोगे 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर वो चीज कम होती जाती है। अगर मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखाऊं तो क्षोभ मंडल कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ऐसा बोला जाता है कि भाई स्थल मंडल से 5 किलोमीटर आप ऊपर चले जाइए, ठीक है। 5 किलोमीटर से आप और यहां पर बात करी जाती है 8 किलोमीटर तक या 15 किलोमीटर तक। तो ये जो डिस्टेंस होती है, यानी कि स्थल मंडल से 8 किलोमीटर आप ऊपर जाओ, 8 किलोमीटर से और 15 किलोमीटर ऊपर जाओ, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहां पर एक वायु की एक स्ट्रीम चलती, वायु के एक धारा प्रवाह होता है जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अब इतनी ऊपर की जब बात करोगे यार, 8 किलोमीटर लंबवत ऊपर जाना है। माउंट एवरेस्ट भी देखोगे तो 8 किलोमीटर से कम है। तो इतनी ऊंचाई पर जब जाते हो तो वायु मंडल जो है वो विरल होता जाता है, गैसेस के कण कम होते जाते हैं, स्थलाकृति वहां पर देखने को आपको कोई मिलेगी नहीं। तो एकदम फ्रिक्शन लेस मूवमेंट होता है, इसलिए इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, तभी तो इनका नाम है जेट स्ट्रीम, है ना। तो अब यहां पर और यहां पर सेम, जैसे यहां पर बात कर रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो यहां पर ही इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब जरा प्रश्न को देखते हैं, क्या जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं? साफ साफ डायग्राम से दिख रहा, नहीं मेरे भाई, दक्षिणी गोलार्ध में भी होती हैं। उन्हीं अक्षांशों पर उत्पन्न होती हैं जिन अक्षांशों पर उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां पे देखो, अगर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है तो मेरे भाई ये वाला आंसर गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड, 2 ऑप्शंस आपके ऐसे ही गलत हो गए। अब मेरे सामने ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। केवल कुछ चक्रवातों में ही आंख विकसित होती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होंगे इसमें तो आंख विकसित ही होगी। शीतोष्ण में जब आप जाते हो ना तो वहां पर टेम्परेचर नहीं होता, इस कारण से इंटेंस लो प्रेशर नहीं बन पाता, क्योंकि सूर्य के तिरछेपन में वृद्धि होती चली जाती है उच्च अक्षांशों में। तो वहां पर चक्रवात बनने का प्रबल कारण क्या होता है, वो होता है एयर मास, वायु राशियां। जब 2 विभिन्न विभिन्न तापमानों की वायु राशियां आपस में टकराती हैं तो वाताग्र बनते हैं, और उसी में से अगर कोई तीसरी वायु राशि आपस में आके टकराएगी तो एक चक्री प्रवाह लिया जाता है जिसको हम लोग चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि चक्रवात की आंख नहीं बनती है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है। अभी भी हम देखेंगे 2 और 3 दोनों सही हो रहे हैं मेरे। चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि बाहर का? ऑब्वियसली अंदर का, क्योंकि अंदर लो प्रेशर है। ये रीजनिंग, सीसैट की रीजनिंग लगानी है तुम्हें यहां पर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत होते ही हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और तीसरा वाला ये तो गलत था ही। तो हमारा यहां पर परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, परफेक्ट आंसर है सी, केवल और केवल 2, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो पहला प्रश्न समझ में आया। अब तुम यहां से समझो कि तुम्हें प्रश्न में कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं। मेरा उद्देश्य तुम्हें पूरी ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाना है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये टॉपिक्स का तो रिवीजन करके जाओगे ही जाओगे, ठीक है। चलो, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, बट मेन मोटिव है कि तुम्हें चीजें समझ में आए। तुम नोट करो यार, ठीक है। अन्यथा इस वीडियो को बनाने के पीछे की जो मेहनत है उसका कोई फल मिलेगा नहीं। आप डिमांड करते हो कि आपको हर सब्जेक्ट के इस तरीके के वीडियो चाहिए, तो यहां पर आपको एक बहुत परफेक्ट कलेक्शन दिया जा रहा है, तो कम से कम इनको नोट कर लो, है ना। जैसे पहला हेडिंग जेट स्ट्रीम लिख ली, दूसरा यहां पर आपने चक्रवात लिख लिया। अब इसको घर में जाके एनसीईआरटी से पहले पढ़िएगा और फिर जाके आप अपनी जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उससे पढ़िएगा। बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? बहुत बेसिक सा प्रश्न है, कभी कभी इतने सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, देखो मेरे भाई, इसका डायग्राम से समझो। यहां पर ये आपको स्थल मंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर हम लोग के घर वगैरह होते हैं, ठीक है, ये स्थल मंडल है। अब यहां पर अगर क्लाउड होते हैं तो हमको पता है जो पार्थिव विकिरण हम सूर्य से दिन में रोशनी लेते हैं SWR के फॉर्म में, ये पता होना चाहिए। सूर्य से जो हमारा इंसोलेशन, सूर्यातप आता है, वो SWR के फॉर्म में आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। पृथ्वी जब इसको पार्थिव विकिरण भेजती है तो LWR के फॉर्म में भेजती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। बट इन दोनों के बीच में कुछ समय होता है,
ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ने सूर्य से लिया और फिर तुरंत ही वापस कर दिया, नहीं। हीट बजट में हम लोग पढ़ते हैं ना, ऊष्मा बजट में, जितना आया उतना वापस जाएगा, मगर थोड़ी मात्रा में, कुछ यहां पर कुछ टाइम के बाद जाएगा। कुछ ऐसा होता है पार्ट जो तुरंत परावर्तित कर दिया जाता है, कुछ एल्बिडो के माध्यम से चला जाता है, मगर कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसको पृथ्वी अवशोषित करती है, अपना तापमान संतुलित करती है और थोड़े समय के बाद उसको परावर्तित कर देती है। तो ये जब परावर्तित पृथ्वी कर रही है LWR के फॉर्म में, तो ये देखो अंतरिक्ष में जा नहीं पा रहा। अंतरिक्ष में नहीं जा पा रहा तो होगा क्या, यहां पर आप देखोगे बादल जो है लगे हुए हैं। अब बादल क्या करते हैं, इसी पार्थिव विकिरण को वापस से पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देंगे। अब देखो ओस की बूंदें क्यों नहीं बन पा रही है, बाकायदा यहां पर जो स्थल मंडल है वो ठंडा है, बट जो रिफ्लेक्ट होके बादलों से यहां पर आ रहा है ना, वो यहां का तापमान क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सिंपल लॉजिक है। जिस गर्मी को उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चले जाना था, वो गर्मी बादलों से टकरा के वापस आ गई। वापस आ गई तो उसने स्थल मंडल को गर्म कर दिया। स्थल मंडल को गर्म कर दिया तो यहां पर ओस की बूंदें नहीं बन पाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखोगे तो बी, बादल पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर। ठीक है, सरल सा प्रश्न था। जो प्रश्न समझाने वाले ज्यादा होंगे उन पे मैं ज्यादा समय लूंगा। जिनमें लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको एक पॉइंट बताऊंगा, पूरी कहानी आप समझ जाओगे, उस पे हम लोग जितना समय चाहिए उतना ही लेंगे। तीसरा प्रश्न, गर्म होते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की वार्मिंग की बात कर रहे हैं। मौसम के पैटर्न पर निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है? आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। हिमालय में बर्फबारी में वृद्धि, अधिक बार और तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए चक्रवात फिर से आया, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अभी कलकत्ता में वार्निंग जारी हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस फिनोमिना के पूछे जाने के। दक्षिण एशिया में वर्षा में कमी, अधिक स्थिर मॉनसून पैटर्न। अब देखो अधिक स्थिर मॉनसून पैटर्न, अगर हमारा इंडियन ओशियन गर्म होगा एक लिमिट से ज्यादा, तो क्या हमारा जो मौसम पैटर्न है वो स्टेबल रहेगा? तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अगर हमारे इंडियन ओशियन की वार्मिंग बढ़ जाएगी, उसका तापमान बढ़ेगा, तो हमारा मॉनसून प्रभावित होगा ना उससे। असीमित रूप से कहीं पर वर्षा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही, कुछ हो रहा है, तो उससे हमारा मौसम स्थिर तो नहीं रहेगा। तो चौथा वाला पोजीशन तो एकदम ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा क्यों? करंट में आपने देखा होगा एक रिपोर्ट आई है IITM पुणे। IITM पुणे क्या है? भारतीय उष्णकटिबंधीय जो मौसम विज्ञान संस्थान है वो पुणे में है। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उसने क्या बोला था कि जो समुद्र है ना, उसमें आती है एक हीट वेव, समुद्री हीट वेव, मरीन हीट वेव्स के नाम से इनको जानते हैं। मरीन हीट वेव जो है ना, ये 10 गुना बढ़ चुकी है। अब यानी कि मरीन हीट वेव का मतलब, जैसे हीट वेव है धरातल पर जो देखते हैं हम, ग्रीष्म लहर आती है, सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है भाई घरों से बाहर ना निकले, है ना, बहुत सारी चीजें। हीट वेव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहां पर वही टेम्परेचर जो सतह गर्म हो रही है, वही अगर जल की सतह गर्म होगी तो उसको मरीन हीट वेव कहते हैं। इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मरीन हीट वेव में बेसिकली होता क्या है, हमारा जैसे जल मंडल है ना, जल मंडल आप देख रहे हो ना, तो ऐसा बोला जाता है कि जल मंडल का एक औसतन तापमान होता है। अगर उस तापमान में आप देखोगे कि 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोतरी हो जाए और लगातार ये चीजें 5 दिन तक होने लग जाएं, तो हम बोलते हैं कि ये कंडीशन होती है मरीन हीट वेव की। और ऐसा नहीं होता है कि 5 दिन अगर ये टेम्परेचर हम काउंट कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये 5-6 दिन बाद खत्म हो जाएगा। कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों, इतना टाइम लगता है कि समुद्र की सतह का तापमान एकदम गर्म रहेगा। तो सोचो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा अगर समुद्र की सतह का तापमान गर्म होगा। और चक्रवातों के लिए, जब हम लोग चक्रवात की बात करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होता है लो प्रेशर। देखो ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये लो प्रेशर को और ज्यादा इंटेंस करेगा। तो चक्रवातों की जो बढ़ोतरी है वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और ज्यादा तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहां पर देखने को मिलेंगे। हिमालय में बर्फबारी में वृद्धि, बर्फ तो तब बनेगी ना जब टेम्परेचर कम होगा। बर्फ तब थोड़ी ना बनेगी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
ये आप देखोगे इस तरीके से हिंद महासागर में जो रेडिश एरिया आप देख रहे हो, उस पूरे एरिया का टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना। आ गया सवाल, बढ़ती हीट वेव के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में लाया हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको लिख लीजिए, इन पे अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हीट वेव के कारण भारत के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। जब भी हम लोग हीट वेव की बात करते हैं तो हीट वेव होती क्या है, ध्यान से सुनो। हीट वेव को अगर थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल जानकारी मैं आपको दूं तो आपको पता है कि मैदानी क्षेत्रों का टेम्परेचर 40 डिग्री उससे अधिक हो जाए, या फिर पहाड़ी टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, तो ये तो हो गए आंकड़े। मगर यहां पर हीट वेव जो है, इससे एक शब्द निकल के आता है जिसको हम लोग हीट डोम के नाम से जानते हैं। अगर हीट डोम बना तो यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट वेव क्रिएट करेगा। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। होता क्या है कि हमारी सतह, वही पुराना कॉन्सेप्ट, ये स्थल मंडल है, ठीक है, ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल में लगातार यहां पर सूर्य तप पड़ रहा है। सूर्य तप के कारण इसका टेम्परेचर कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर है। तो यहां पर कोई वायु आ रही है, तो वायु क्या होगी, चालन की विधि के द्वारा गर्म होगी, उनके अणुओं का प्रसार होगा और वायु ऊपर उठने का प्रयास करेगी। इसी को हम लोग आरोहण बोल रहे हैं। अब जब वायु ऊपर उठती है तो नीचे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। ऊपर जाके क्या बनता है, हाई प्रेशर। अब यही स्थिति होती है वर्षण की भी, प्रेसिपिटेशन की भी, बट उसमें एक शर्त यह होती है कि भाई वर्षा तो तब होगी ना जब इस वायु में आर्द्रता होगी, जब इस वायु में क्या होगी, आर्द्रता होगी। मगर मैं आपसे कह रहा हूं ये वायु है बड़ी शुष्क, ड्राई वायु है, आसपास कोई वाटर बॉडी है नहीं, तो वाष्पीकरण हुआ नहीं, जलवाष्प बने नहीं। जहां पर जलवाष्प बनेगा, अगर वहां से वायु निकलेगी तो जलवाष्प को ग्रहण करते हुए निकलेगी। यहां पर आसपास कहीं इतनी बड़ी कोई वाटर बॉडी थी नहीं कि जलवाष्प होता और वाष्पीकरण होता, तो यहां पर जो वायु निकल रही है वो कैसी है, वो बड़ी शुष्क वायु है, ड्राई एयर है। अब ड्राई एयर जब ऊपर जाएगी तो इससे कोई वर्षा होगी, आप कुछ नहीं होगा इससे, केवल वायु ठंडी होगी, भारी होगी, नीचे गिर जाएगी। अब मेन ट्विस्ट क्या आता है, मेन ट्विस्ट आता है कि यहां पर ना हमारे वायुमंडल में जो जेट स्ट्रीम होती है वो क्या कर रही है, वो इस वायु को ना और ऊपर जाने नहीं दे रही। इस वायु को और ठंडा होने में और भारी होने में थोड़ा सा और ट्रैवल करना था, बट उतना डिस्टेंस ये रीच कर नहीं पा रही। जब उतना डिस्टेंस ये रीच नहीं कर पा रही है क्योंकि ऊपर जेट स्ट्रीम है, और जेट स्ट्रीम जो है इसको वापस से क्या कर रही है, नीचे की तरफ फेंकने का प्रयास कर रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब वायु ऊपर की तरफ गई थी तो उसमें टेम्परेचर घटा था, वही वायु जब नीचे की तरफ आएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। स्थल मंडल जो है वो ऑलरेडी गर्म है, ऊपर जो वायु गई थी वो प्रॉपर तरीके से ठंडी भी नहीं हो पाई, नीचे आ रही है, गर्म वायु ही नीचे आ रही है और इसका टेम्परेचर और बढ़ रहा है। तो ये जो गर्म वायु नीचे की तरफ आ रही है ये क्या करेगी, ये और ज्यादा गर्मी उत्पन्न करेगी और इस टाइप का एक गुंबद बन जाएगा जहां पर ये एयर ट्रैप होके रह जाएगी, बार बार ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। तो एक आप गुंबद देखोगे जो हीट डोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी हीट डोम के कारण इतने पूरे एरिया का आप देखोगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हीट वेव के नाम से जानते हैं। अब देखो, क्या हीट वेव से मानसूनी वर्षा में वृद्धि होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सूखे की स्थिति पैदा कर देगी। उच्च फसल पैदावार, बिल्कुल भी नहीं। उत्तरी भारत में बर्फबारी में वृद्धि, बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फबारी कैसे हो रही है भाई। संभावित ब्लैकआउट की स्थिति, परफेक्ट आंसर। अब इसमें देखो, मैंने कोई भी ऑप्शंस तुम्हें ज्योग्राफी का नहीं दिया, जैसे मैंने अदर 3 ऑपरेशंस एग्रीकल्चर से उठाए, ठीक है, ज्योग्राफी के उठाए। यहां मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि ब्लैकआउट की स्थिति। ब्लैकआउट मतलब क्या, सोचो, यहां पर हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। जो बिजली है इसकी खपत जो होती है वो भी बहुत अधिक हो जाएगी। अब हमें ठंडा पानी चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, हर घर में पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, दिन के मौसम में जितने ऑफिसेज हैं सब में यही चल रहा है। ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी हमको, हम घर पे ज्यादा टाइम रह रहे हैं, ट्रैवल करने को सरकार मना कर रही है, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो बिजली की खपत बढ़ेगी, बट उत्पादन जो है वो इतनी तेजी से तो नहीं बढ़ पाएगा। अब इतनी तेजी से तो कोयला सरकार पूरा जला नहीं देगी। तो जब उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है, तो ब्लैकआउट की स्थिति आएगी कि नहीं आएगी। अब बिजली कटौती होना स्टार्ट होगी। तो परफेक्ट आंसर देखिए
बी आया। ठीक है, आर्कटिक अन्वेषण, यानी कि आर्कटिक में आप देखोगे भारत की जो आर्कटिक नीति है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है। आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन अभियान ग्रीनलैंड के हिमाद्री अनुसंधान स्टेशन में आयोजित किया गया। सर्दियों के दौरान आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को ध्रुवीय रातों के दौरान अद्वितीय अवलोकन करने की अनुमति देंगे, जहां लगभग 24 घंटे तक सूरज की रोशनी नहीं होती है और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के बाद भारत आर्कटिक अन्वेषण में शामिल रहा है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग भारत के आर्कटिक नीति जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम लोग किस टॉपिक के बारे में कर रहे हैं कि हाल ही में आपने देखा होगा पहला शीतकालीन, जब यहां पर बात करते हैं ना, फर्स्ट जो हमारा अभियान था वो लास्ट ईयर देखो भारत ने भेजा। उसमें भी आप देखोगे क्या, IITM पुणे, इसी के साथ साथ IIT जो मंडी है और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन तीनों संस्थानों के लोग शामिल थे। भारत ने अपना अभियान भेजा है आर्कटिक में, हिमाद्री में, और हिमाद्री रिसर्च सेंटर ये ना नॉर्वे में। स्वालबार्ड जो है ना ये ग्रीनलैंड में नहीं, ये नॉर्वे का अधिकृत है। तो यहां पर जो हिमाद्री रिसर्च सेंटर था, तो वहां पर ग्रीष्म काल में तो हम अपना दल भेजते थे, वो जब गर्मियां होती हैं तो वहां पर आराम से अध्ययन करते हैं, वापस चले आते हैं। बट अभी जो हमने दल भेजा है, अब वो शीत में भी, विंटर्स में भी यहाँ पे क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे रुक के। तो ये भारत ने पहली बार करा, तो ये न्यूज चर्चा में आनी थी। अब ये चीज आपको समझनी होगी कि यहां पर ये 3 इंस्टीट्यूट है। बेसिकली यहां पर जो शोध होगा वो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर कि जब भारत की बात करते हैं तो भारत में यहां पर आते हैं हमारे बड़े मजबूत विशालकाय हिमालय। पूरा हिमालय को आप देखोगे हम लोग तीसरे ध्रुव की संज्ञा देते हैं, थर्ड पोल की संज्ञा देते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हमारा हिमालय। अगर हम ये पहचान सकें कि किस तरीके से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, किस तरीके से जो आर्कटिक है वहां की जो स्पीसीज है उनका विनाश हो रहा है, किस तरीके से हम आर्कटिक को संरक्षित कर सकते हैं, तो वही सारे नियम कानून हम हिमालय के इकोसिस्टम में भी लगा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का आर्कटिक में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे हिमालय पे भी पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज का वहां की बायोडाइवर्सिटी पे, जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे हिमालय में पड़ सकता है। तो अगर हम एक ध्रुव का अध्ययन करते हैं तो उस ध्रुव के जो भी परिणाम आएंगे, जो भी उसके स्टडीज होंगी, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने थर्ड पोल के ऊपर। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा रिसर्च, यहां पर बात करी जाएगी, हम अपनी क्षमता का विकास करेंगे, हमारे जो पोटेंशियल है उसको, एजुकेशन को और अच्छा बनाएंगे, हमारे रिसर्च को और अच्छा बनाएंगे, इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करेंगे, इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे, है ना। और इसके अलावा एक पहलू है जिसको आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जोड़ के देख सकते हैं। आर्कटिक के रीजन में ना, इस रीजन भी बात करोगे तो यहां पर पाए जाते हैं खनिज संसाधन, हाइड्रोकार्बन्स। तो उन पर भी भारत एक अपना वो कर सकता है कि इसमें शोध कर सकता है, इसको, इसका अन्वेषण कर सकता है, एक्सप्लोरेशन कर सकता है, आगे चल के हम इसका उपभोग भी कर सकते हैं। आर्कटिक में हमें व्यापार के रास्ते मिल सकते हैं। आर्कटिक में जो ट्रेड वगैरह होता है, अब बर्फ के कारण वहां पे ट्रेड का रास्ता बंद रहता है, मगर हम शोध करेंगे, हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ रास्ता निकाल सकते हैं उस चीज का, तो व्यापार करने को हमको अनुमति मिल सकती है। तो ये सारी चीजें यहां पर हम कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। तो हमारा अच्छा, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीनलैंड नहीं है यहाँ पे। तो 2 और 3 कथन यहां पर सही होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 और 3। ठीक है, यहां से मैपिंग का लोकेशन निकालिएगा। चलो यहां पर एक प्रश्न पूछता हूं, कमेंट करके आंसर करना कि जो यहां पर हिमाद्री रिसर्च सेंटर है, एग्जैक्टली उस आइलैंड का नाम क्या है, उस पर्टिकुलर द्वीप का नाम क्या है, मेरे को कमेंट करके बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मध्य महासागरीय कटकों के बात करते हैं तो यहां पर मिड ओशनिक रिज के बारे में 2 स्टेटमेंट है। इनके करीब की चट्टानें सबसे कम उम्र की होती हैं। जैसे जैसे कोई मिड ओशनिक जो रिज होती है, जो शिखर होता है, दूर जाता है, चट्टानों की उम्र बढ़ती जाती है। समुद्री कटकों के पास समुद्री परतों की चट्टानें महाद्वीपीय परतों की चट्टानों की तुलना में नई है। मतलब महाद्वीप की जो चट्टानें हैं वो ओल्ड है, बहुत पुरानी है, जबकि महासागर ओशनिक जो क्रस्ट है हमारा, ये एकदम नया है। कौन से कथन सही है, वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए।
अब यहां पर मैंने मध्य महासागरीय कटक से प्रश्न पूछा है ना, इससे मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फिर तुम्हें पढ़ना होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागल नितर प्रसरण सिद्धांत। और सबसे इंपॉर्टेंट संवहनी धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये 3 सिद्धांत तुम्हें पढ़ने हैं, तब तुम जाके इस प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। और इसमें से भी तुम्हें सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्शन करंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का यूज तुम करोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। अब जरा देखते हैं प्रश्न को। यहां पर आप देखोगे कि कोई भी ओशनिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। हम बात कर रहे हैं ये चीज कहां पर है, क्रस्ट में। अब क्रस्ट के भीतर कौन सी परत आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। मेंटल के ऊपरी भाग में आप देखोगे इस वाले पार्ट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा है ना, मैग्मा मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि भैया टेम्परेचर का खेल है। टेम्परेचर का खेल कैसे भाई, तुम पानी को जब गर्म करते हो तो आप देखोगे, आप किसी बाउल में पानी को गर्म करते हैं, नीचे से आग लगा रहे हैं, उसमें इस तरीके से बाउल रखा हुआ है और नीचे से आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो आप देखोगे पानी की बूंदें ऊपर जो गर्म हो जाती हैं वो ऊपर आती हैं, वो मूव करती हैं। तो जिनका टेम्परेचर अधिक होता है वो मैग्मा कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है ना। अब यहां से मैग्मा गायब हो रहा है तो आसपास का मैग्मा इसको भरने आ रहा है। तो एक तरीके के कन्वेक्शन करंट यहां पर फ्लो होते हैं, संवहनी धाराएं एक चक्र के रूप में फ्लो हो रही है, एक साइकिल के रूप में। तो जब भी महासागरीय क्रस्ट के नीचे इस तरीके का मैग्मा का फ्लो होता है, मेरे हाथ के डायरेक्शन को देखो, तो ऊपर की तरफ क्रस्ट को ये बार बार क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। इसको ऐसे करके ठक ठक बार बार पुश करने का प्रयास कर रहा है, तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें महीनों, वर्षों, कई सारे लाखों वर्ष लगे होंगे। मैग्मा ने जब धीरे धीरे इसको यहां पर इस तरीके से पुश किया तो एक स्थिति आएगी कि ये क्रस्ट जो है ये बीच से टूट जाएगा। टूटेगा तो अभी भी नीचे साइकिल चल रही है। तो मान लो ये प्लेट हो गई ए, ये प्लेट हो गई बी, तो ये प्लेट दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना। इन्हीं को हम लोग अपसारी प्लेट सीमांत कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो मैग्मा को नीचे से ऊपर निकलने का स्थान दिखेगा। तो नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, यहां पर जम जाएगा। अब ये मैग्मा कैसा है, ये बसाल्टिक मैग्मा है। अब सोचो, जब ये कांड हुआ, अभी भी नीचे की कन्वेक्शन करंट जो है वो काम कर रही है, ये प्लेटें और ज्यादा मूव करेंगी, बीच में और जगह आएगी, तो नया मैग्मा ऊपर आएगा। जब नया मैग्मा ऊपर आता है तो इसको तोड़ेगा, अब ये मैग्मा आगे बढ़ता जाएगा, है ना। इस तरीके से देखो, जैसे ये डायग्राम में है, ये आपकी रिज है, यहां से मैग्मा निकल के बाहर आता है और इस तरीके की चट्टानों का रूप लेता है। और धीरे धीरे क्या होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है। ओशनिक क्रस्ट हमको पता है बसाल्ट से निर्मित है, हैवी प्लेट होती है। तो इस तरीके से यहां पर चट्टानें आगे की तरफ खिसकती जाएंगी, बीच में नया मैग्मा आता जाएगा। अब ध्यान से देखो, जितना तुम मिड ओशनिक रिज, इसी को शॉर्ट फॉर्म में MOR कहते हैं, जितना तुम MOR से दूर जाओगे चट्टानों की आयु बढ़ती जाएगी। सबसे पहले ये वाली निकली होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जो लेटेस्ट। जितना तुम यहां से मिड ओशनिक रिज के पास आ रहे हो, है ना, तो उतना तुम्हें चट्टानें नई उम्र की मिल रही हैं। यानी ये अभी अभी निकली है, 10 बजे निकली सुबह, जो 11 बजे निकलेगी वो 10 बजे वाली को तोड़ते हुए किनारे कर देगी। जो 12 बजे निकलेगी वो 11 बजे वाली को तोड़ते हुए किनारे कर देगी। तो 10 बजे वाली और किनारे हो गई, 11 बजे वाली और किनारे हो गई। तो यहां से दूर जाते समय क्या होगा, चट्टानों की जो एज है वो बढ़ती जाएगी। तो जरा प्रश्न को देखते हैं, तो पहला वाला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, अब सोचो, यहां पर महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो महासागरीय क्रस्ट है, जो ओशनिक क्रस्ट होता है ना, यही इसका विनाश भी होता है और इसका निर्माण भी होता है। विनाश कहां पे होता है, जहां पर ओशनिक ट्रेंचेस बनते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक उसमें से महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेट का जब सबडक्शन होता है, जब इसका क्षेपण होता है, तो प्लेट का विनाश होता है। और ये देखो ध्यान से, ये फिगर कैसा बन रहा है, क्षेपण हो रहा है, तो यहां पर गर्त बनता है। ऐसे करके दो प्लेट हैं, ठीक है, ये प्लेट अंदर जाएगी तो यहां पर आप देखोगे गर्त बन रहा है, ट्रेंच। तो वहां पर क्या होगा, इसका विनाश। तो कौन सी प्लेट का विनाश होता है, महासागरीय प्लेट। कौन सी प्लेट का निर्माण होता है, महासागरीय प्लेट। तो जाहिर सी बात है, जब विनाश और निर्माण महासागरीय प्लेट ही का हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, महासागर प्लेट जो है
वो नई प्लेट है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो दूसरा वाला कथन भी सत्य हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर में मरीन हीट वेव्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रवाल विरंजन में योगदान करते हैं। अब देखो यहां पर मैंने तुम्हें मरीन हीट वेव डायरेक्ट शब्द दे दिया और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर तुम्हें दिया प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मरीन हीट वेव के बारे में, तो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए 5-6 दिनों में, तो आप देखो जरा इस डायग्राम को ध्यान से, इस ग्राफ को देखो। जो समुद्र का औसत टेम्परेचर है तो वो एवरेज टेम्परेचर का ग्राफ ये दिखा हुआ है। एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और जितनी ये रेड वाली लाइन देख रहे हो ना मेरे भाई, ये दिखाता है कि समुद्र का जो ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर है वो कितनी अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। तो ये दिखा रहा है कि मरीन हीट वेव यहां पर हो रही है। अब मरीन हीट वेव अगर होगी तो सोचो, जो समुद्र के अंदर स्पीसीज रहती है उनकी डेथ, जो समुद्र के अंदर कोरल रहते हैं उनकी ब्लीचिंग होगी। दूसरा, स्पीसीज की डेथ होती है। तो अगर केवल मछली की आप बात कर लो तो मत्स्य पालन कितना बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री का लॉस, कितने सारे लोगों का जीविकोपार्जन खतरे में आ जाएगा, लोग पलायन करने लग जाएंगे, ये सारी चीजें। प्लस इसके अलावा आप देखोगे जो पूरा पारितंत्र है मरीन इकोसिस्टम वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर हमारे दोनों ही ऑप्शंस सही हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 8वां प्रश्न। अब देखो यहां पर एक मैंने आपको केस दिया हुआ है, इस केस को समझो और पता लगाओ कि कौन से एरिया की यहां पर बात हो रही है। तो जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक दिन कमोबेश एक जैसा होता है। सुबह समुद्री हवा के साथ यहां पर आप देखोगे साफ और उज्जवल होती है। जैसे ही सूरज आसमान में चढ़ता है गर्मी बढ़ती है, काले बादल बनते हैं, फिर गरज और बिजली के साथ बारिश होती है। लेकिन बारिश जो होती है वो जल्द ही खत्म हो जाती है। सुनो ध्यान से, जब सूरज आसमान में चढ़ता है यानी कि दोपहर में आसमान में चढ़ेगा उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ और बारिश हो रही, इसका मतलब वायु में पर्याप्त आर्द्रता है, मतलब महासागर भी कहीं ना कहीं होंगे। बारिश जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो लगभग हर आफ्टरनून में, हर दोपहर में यहां पर आपको बारिश देखने को मिलती है। और ऐसा किस रीजन में पाया जाता है? इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि भूमध्य रेखी जो जलवायु होती है इसमें रोज बारिश होती है। दोपहर के टाइम जब लो प्रेशर अपनी चरम अवस्था पे होता है तो यहां पर वर्षण की कंडीशन बनती है। इतनी ज्यादा बारिश होगी तो जो जैव विविधता है वो भी मैक्सिमम पाई जाएगी। जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज्यादा टॉल होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इंसेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, मलेरिया, इन सब के जो ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीट होते हैं, ये सब बहुत मात्रा में। तो लिविंग कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती, लिविंग हैबिटेट परफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा यहाँ देखोगे पेड़ तो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ऊंचे पेड़ मिलते हैं, मगर उनकी लकड़ी काफी हार्ड होती है, हार्ड वुड होता है। तो यहाँ पर जो आप क्या बोल देते हैं कि जो लकड़ी उद्योग है वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, समझे? तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न। आपके सामने कुछ 4 केस दे रखे हैं। कौन से कारक समुद्री धाराओं, ओशियन करेंट्स को प्रभावित करते हैं? ये सबसे सरल, आज का मेरे ख्याल से सबसे सरल प्रश्न होगा। नहीं, इसके अलावा एक सरल प्रश्न और रखा है मैंने आपके लिए। ओशियन करेंट्स को प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराएं। अब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो इस घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल काम करता है। तो कोरियोलिस बल महासागर धाराओं की दिशा डिसाइड तो करेगा ही। आप छोड़ो, कोरियोलिस बल वायु की दिशा डिसाइड करेगा, पवन की दिशा। तो जब वो पवन की दिशा डिसाइड करेगा और पवन जहां चलेगी महासागर की धाराओं को वहीं लेकर जाएगी। अब समझ में आया? ये डिसाइड करेगा पवन की दिशा को, और पवन की दिशा धाराओं की दिशा को डिसाइड करेगी। तो कोरियोलिस बल इनडायरेक्टली वे में धाराओं की दिशा को डिसाइड कर रहा है, तो पहला वाला सही हो गया। वायु दाब और हवा, पवन कैसे डिसाइड कर रही? वायु दाब मतलब
हमेशा हमको पता है वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तभी वो पवन कहलाती है, यानी कि वो क्या कहलाती है, विंड कहलाती है ना। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। महासागरी जल का घनत्व, जल का घनत्व का मतलब होता है कि आप सोचो कि कहीं पर बहुत ज्यादा घनत्व का जल है, तो अधिक घनत्व का जल जब होता है तो भारी हो जाएगा, वो नीचे बैठेगा, उसकी जगह दूसरा जल हल्के घनत्व वाला उसको भरने आ जाएगा, तो जल में एक चक्रीय प्रवाह हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी रोटेट कर रही है उससे धाराओं की दिशा में क्या ही फर्क पड़ेगा, तो चौथा वाला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नाइन्थ का अगर आप आंसर देखोगे तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब जैसे इससे ये भी आप समझो कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां, एक घूर्णन की, एक रोटेशन की, परिक्रमण की। तो दोनों गतियों के परिणाम क्या हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दिन और रात में जो परिवर्तन होता है वो किस गति के कारण होता है, और जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो किस गति के कारण होता है। 10th प्रश्न, अल नीनो, ये मुझे देना ही था प्रश्न। यहां से दो कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, अल नीनो, ला नीना, ठीक है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहां पर आपके सामने दो कथन दे रखे हैं। अब अल नीनो में आपको यह देखना होगा, इस डायग्राम को जरा देखने का प्रयास करिए, इससे हम लोग अल नीनो के बारे में थोड़ा समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस की जब बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस एकदम सामान्य स्थिति, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला तट है, यहां पर आपको रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर दिखाता है किसको, टेम्परेचर ज्यादा को। रेड कलर क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है। पेरू के कोस्ट में आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर यहां पर कैसा है, कम है। तो मेरे को बताओ ऑस्ट्रेलिया में यहां पर लो प्रेशर होगा और पेरू के पास कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। जब ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर है, और ये सब कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के स्थल मंडल में, तो ऑस्ट्रेलिया से जो पवन उड़ेगी वो वायुमंडल में जाएगी और वायुमंडल में कौन सा प्रेशर बनाएगी, हाई प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर की जब बात हो रही है तो यहां पर सारी वायु आके गिर रही है। तो मेरे को बताओ जहां पर ये कंडीशन होगी, इसको हम लोग बोल दें ए, इसको हम लोग बोल दें बी। कमेंट करके बताओ दोनों में कहां पर वर्षा की कंडीशन बन रही है। अगर स्थल मंडल में उच्च वायु दाब है तो क्या कभी वर्षा होगी, कभी नहीं। ये कंडीशन कैसी होती है, स्टेबिलिटी की कंडीशन। ये कंडीशन कैसी होती है, इनस्टेबिलिटी की। स्थल मंडल पे बना लो प्रेशर, वायु गई ऊपर, यहां पर आप प्रशांत महासागर दिख रहा है, इंडियन ओशियन दिख रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में जलवाष्प है, अच्छा खासा जलवाष्प पे ऊपर जाएगी, यहां पर क्लाउड बनेंगे, बादल बनेंगे, यहां पर वर्षा होगी। समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्मल परिघटना होती है। बट कुछ वर्षों के अंतराल में आज तक वैज्ञानिक इसका शोध कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। कारण बहुत सारे हैं, मगर अगर उसमें डिस्कस करेंगे तो क्लास का लेंथ बढ़ जाएगा। यहां पर अल नीनो होता है जस्ट अपोजिट। ऑस्ट्रेलिया के पास अब बनेगा हाई प्रेशर और पेरू के पास देखिए गर्म जलधारा आ चुकी है, यहां पर बनेगा लो प्रेशर। इसका मतलब है कि पेरू में बनेगी, अब पेरू के पास बनेगी वर्षा की स्थिति। जो पहले यहां पर सूखे की स्थिति पड़ रही थी, ड्रॉट कंडीशंस थी, वहां पर अब वर्षा हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया के तट पे यहां पर आप देखोगे सूखे की स्थिति बन रही है ना। चलो भाई ये तो बात हो गई। अब आप कहोगे कि ठीक है भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया पेरू का अपना मसला है, इसमें हम लोग क्या करें। नहीं, हम लोग करेंगे क्या, देखना। जो यहां पर अल नीनो में हुआ, अगर नॉर्मल कंडीशंस में आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया से पवने उठ के ऊपर हाई प्रेशर बनाती हैं, यही पवने मेडागास्कर में आके गिरती। मेडागास्कर जो अफ्रीका के पास है, मेडागास्कर में ये पवने आके गिरती हैं और मेडागास्कर से ये भारत के लो प्रेशर की तरफ खींचती हैं। तो जितना यहां पर आप देखोगे हाई प्रेशर, जितना ऑस्ट्रेलिया की सतह पर लो प्रेशर बनेगा, उतना भारत में मानसूनी पवने, दक्षिण पश्चिम मानसून और स्ट्रांग बनेगा। और यहां पर अब हाई प्रेशर बन गया, पवने ऊपर उठ नहीं रही, ऊपर नहीं उठ रही तो मेडागास्कर में क्या गिरेगा, कुछ नहीं। मेडागास्कर से फिर कुछ भारत की तरफ आएगा नहीं, तो भारत में रेनफॉल कम हो जाएगा। अल नीनो की कंडीशंस ये होती हैं। इसी में एक आता है ला नीना। ला नीना का मतलब क्या होता है, ये जो नॉर्मल कंडीशन है ना, ये मेरे भाई और ज्यादा क्या हो जाए, इंटेंस। ये मेरे ख्याल से आपको कलर दिखेगा नहीं, और ज्यादा इंटेंस हो जाए। मतलब ऑस्ट्रेलिया के तट पर
यहां पर जो टेम्परेचर है और बढ़ जाए, लो प्रेशर और बढ़ जाए, है ना, और इंटेंस लो प्रेशर हो जाए, तो अब यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, इतनी बारिश होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं ला नीना। उस कंडीशन में भारत में भी भीषण बारिश होगी। अब जरा प्रश्न को देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अमेरिकी तट से अधिक गर्म हो जाता है, तो पहला वाला कथन यहां पर सही हो जाएगा। दूसरा, भारत में औसत से अधिक मानसूनी वर्षा होती है, गलत बात है, भारत में मानसूनी वर्षा कम होगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, केवल एक। MJO, मेडियन जूलियन ऑस्किलेशन, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज MJO। ठीक है, देखना ध्यान से। थोड़ा सा तबीयत नासाज है इसलिए मैं बैठ जाता हूं बीच बीच में। MJO की बात करते हैं तो ये MJO होता क्या है, इस डायग्राम से समझते हैं। बेसिक मैं चीजें आपको बताऊंगा। MJO का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का ना प्रेशर में और टेम्परेचर में क्या होगा, बदलाव होता है। कभी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। और आपको ये पता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर कैसे होता है। टेम्परेचर अधिक है तो लो प्रेशर, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर। ये चीजें आपको भली भांति पता है। अब जरा MJO को पढ़ते हैं। MJO की जो अवधि होती है, ऐसा कहा जाता है 30 से 60 दिन की अवधि होती है ना, इतनी अवधि में। उदाहरण के तौर पे हम ऐसे उदाहरण समझते हैं, यहां पर ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। MJO जो है ये एक जगह रुकता नहीं, पूरी धरती पर ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर एक जगह भी ना मैक्सिमम रुकेगा तो 30 से 60 दिन की अवधि में रुकता है। तो अगर MJO का लो प्रेशर भारत के ऊपर, इसका मतलब क्या है, इस तरीके का। तो लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर में वायु ऊपर उठेगी। लो प्रेशर में जब वायु ऊपर उठती है तो ध्यान से आपको इसमें क्या देखना है, इस कंडीशन में लो प्रेशर में जब वायु ऊपर उठेगी, भारत के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है, MJO का लो प्रेशर। अब यहां पर MJO का हाई प्रेशर, फिर कहीं पर MJO का लो प्रेशर, फिर कहीं पर हाई प्रेशर। तो जब आप ये देख रहे हो ऊपर का ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वायु ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भारत में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होगी। मगर यही अगर भारत के ऊपर हाई प्रेशर आ जाए तो भारत के ऊपर यहां पर कोई वर्षा नहीं होगी। तो यह स्थिति देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि MJO के बारे में, दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, अल्पकालिक मौसम पैटर्न में बदलाव होते हैं और वर्षा में थोड़ा बहुत चेंज ये करते हैं। ठीक है, 30 से 60 दिन एक जगह पर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहां रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी में इस तरीके का चक्कर कटता रहता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आप आंसर देखोगे तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अब यहां से मैंने आपको कोरल रीफ का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, इसको भी आप पढ़ेंगे। हालांकि इसको आप पर्यावरण की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी आपसे पूछा जाएगा। मैक्सिमम ये उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1 से 1/3 1/3 से ज्यादा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। कम गहराई पर पाए जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें तुम्हें काम करना होगा। तो यहां पर तुम्हें समझने के लिए, जैसे इसमें होता क्या है, इसमें है 2 लोग, इस फिल्म के हैं 2 हीरो। एक है एल्गी जिसको हम लोग बोलते हैं शैवाल, और एक है पॉलिप, ये है एक जीव, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है पॉलिप। अब यहां पर जो शैवाल है इसी का नाम होता है जूजेंथले। शैवाल है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाएगा। बट इसको चाहिए रहने के लिए जगह। पॉलिप के पास जगह तो है बट इसके पास इसको भोजन करना है। तो दोनों के बीच में आप देखोगे जो एक जिसको म्यूचुअल एक रिलेशन बनेगा, सिम्बॉटिक रिलेशन बनेगा, वो कैसा होगा। पॉलिप जो है इनको रहने के लिए, अगर आप इस तरीके का डायग्राम आप देखोगे तो ये पॉलिप है, इसके ऊपर जो है वो शैवाल को रहने के लिए जगह दे देगा, इसके बदले शैवाल पॉलिप को भोजन देगा। ठीक है, अब होता क्या है, जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर आप सोचो फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी बढ़ेगी। इसको इमेजिन करो कि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है ज्यादा सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ज्यादा दर में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ज्यादा मात्रा में भोजन बना के वो एल्गी को देगा,
मगर एल्गी इतना एब्जॉर्ब पॉलिप को देगा, पॉलिप इतना एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाएगा। तो एक कंडीशन आएगी, एल्गी को बोलेगा भाई अब तुम निकल लो, ठीक है, निकाल देगा। यही जो शैवाल होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्णक के कारण, इनके पिगमेंट अलग अलग होते हैं, इसके कारण ये हमें बहुत डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं। तो जब ये हट जाते हैं तो इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब जो पॉलिप है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है, सफेद कलर का, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम आप प्रवाल भित्तियां देखते हैं ना, ये आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, आप इस तरीके से देखो, ये आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में देखने को मिलने का मतलब क्या होता है, इसमें भरपूर मात्रा में टेम्परेचर होता है, सनलाइट की उपस्थिति होती, तभी तो शैवाल फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और ज्यादा, तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ, ये भी सीसाइड का रीजनिंग है, ज्यादा गहराई पे पाई जाएंगी कि कम गहराई में पाई जाएंगी? जाहिर सी बात है कम गहराई में। ज्यादा गहराई तक तो सनलाइट पहुंचेगी ही नहीं, तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो कम गहराई पे पाई जाती हैं तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस होता है, अपना भोजन बना के दोनों लोग आराम से रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर तीनों ही कथन यहां पर हमारे सही हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अच्छे से पढ़िएगा कोरल ब्लीचिंग को। 13वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, क्या प्रभाव है? ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। अधिक हीट वेव की आवृत्ति में वृद्धि, बोलो ना भाई, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हीट वेव भी उसी हिसाब से आएगी। कहां हम लोग आज से 5 साल पहले हीट वेव के बारे में सुनते थे? एकदम से देखा गया 2 से 3 साल में लगातार न्यूज आती है, जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होने वाली होती है, हीट वेव हीट वेव हीट वेव। चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि, बहुत सारे चक्रवात आने लग जाएंगे क्योंकि समुद्र की सतह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो चक्रवात की तो कंडीशन है, तुम भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे, लो प्रेशर क्रिएट होगा, चक्रवात आएगा। मॉनसून पैटर्न में परिवर्तनशीलता, मॉनसून बिल्कुल सही बात है, जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, तो इसके पैटर्न में बदलाव होगा। अब यहां पर देखो कमी लिखी हुई है, जबकि कमी नहीं होनी चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए था? वृद्धि। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहां पे लिखा होता कि चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि होगी तो बिल्कुल सही था, बट यहां लिखा है कम। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कह रहे हैं चक्रवात कम हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है और कह रहे हैं चक्रवात कम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप देखो सेकंड गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आ गया? 1 और 3। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इस तरीके से देखो कि कितना ज्यादा ओशियन, समुद्री मरीन हीट वेव, इतना इंटेंस अगर लो प्रेशर क्रिएट करोगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चक्रवात तो बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे। अगला प्रश्न, मॉनसून की भविष्यवाणी करते समय यहां पर इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी, अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपको पढ़ना है। कौन से कथन सही, इसको लगाने का प्रयास करिए। कई बार आईओडी के बारे में चर्चा हो चुकी है। एक बेसिक ओवरव्यू आपको देता हूं। जब भी हम लोग आईओडी की बात करते हैं तो आईओडी का मतलब क्या होता है? जो हमारा हिंद महासागर के 2 किनारे, उनके बीच में तापमान का अंतर। अब यहां पर जब हम लोग निगेटिव फेज की बात करते हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव हम भारत के संदर्भ में लेते हैं। निगेटिव का सीधा सा मतलब होता है कि यहां पर क्या होगा? वर्षा में कमी देखने को मिलती है भारत के ऊपर। तो निगेटिव का मतलब सिंपल सा होगा, जो आपका ये पूर्वी हिंद महासागर है, यहां का टेम्परेचर बहुत अधिक है और पश्चिमी का टेम्परेचर बहुत कम है। पॉजिटिव की बात करते हैं तो इससे अच्छी खासी वर्षा भारत को मिलती है और जस्ट अपोजिट हो जाता है। पश्चिमी जो हिंद महासागर है उसका टेम्परेचर पूर्वी की तुलना में अधिक हो जाता है। तो ये इंडियन ओशियन डाइपोल है, द्विध्रुव, एक मतलब कभी ये ज्यादा, ये कम, ये कम, ये ज्यादा, इस तरीके से यहां पर चीजें चलती हैं। तो यहां पर देखोगे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के तापमान में अंतर की विशेषता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द्विध्रुव भारतीय मानसून को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है रिवाइज करने के लिए। पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका है? सीधे डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल रहा है। जब हम लोग पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं तो ठंड के दिनों में, जब मॉनसून नहीं आने वाला होता, उसके पहले की बात हो रही है, सर्दियां होती हैं, तो आप देखोगे उत्तर भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पंजाब, इधर हरियाणा,
है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर वर्षा होती है। ये वर्षा बेसिकली होती कैसे है, यहाँ पर आप देखोगे जो मेडिटेरेनियन सी है, कैस्पियन सी है, यहाँ से एक जेट स्ट्रीम चलती है जो मैंने आपको बताया था 30 डिग्री पर जो एक जेट स्ट्रीम मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। वो जेट स्ट्रीम कहाँ से चलती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोल रहे हैं उसको। ये इतने मेडिटेरेनियन से, कैस्पियन से भरपूर मात्रा में जलवाष्प ला रही है और जलवाष्प लाते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी क्षेत्र में आते आते यहां पर भीषण मात्रा में वर्षा होगी ठंड के दिनों में। जम्मू कश्मीर एरिया में आप देखोगे हिमपात भी होता है, बर्फबारी भी होगी। यहां पर आप देखो ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है रबी की फसल के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी खासी फसल यहां पर उग जाती है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कमजोर हो गया, अगर ये जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ गई तो उस केस में आप देखोगे यहां पर सूखे जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। यहां पर जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो भी कम देखने को मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है वेस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न का मतलब है वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम है उसके कारण से। तो पश्चिमी विक्षोभ के गठन को रोकते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ को उत्तरी भारत तक ले जाने में मदद करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पश्चिमी विक्षोभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत बात। पश्चिमी विक्षोभ को शीघ्रता से समाप्त कर देते हैं, बिल्कुल गलत। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस को भारत के ऊपर लाने का प्रयास करते हैं। तो 15th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 16th, काली कपास मिट्टी, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है और कॉटन की बात हो रही है। किसके अपक्षय के कारण, अपक्षय की इंग्लिश होती है वेदरिंग, है ना। वेदरिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई टेम्परेचर घटे या बढ़े, यहां पर वर्षा हो रही है, जो मौसम में बदलाव होते हैं। एक चट्टान रखी हुई है, जब उसका निर्माण हुआ था लाखों वर्षों तक खुले आसमान के नीचे लगातार सूर्य तप पड़ रहा है, ठंडी गर्मी बरसात हो रही है, तो चट्टान धीरे धीरे सड़ना गलना स्टार्ट होती है, उसी को बोलते हैं अपक्षय। जहां पर चट्टान रखी है वहीं पर वो टूटना स्टार्ट होगी, सड़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये सारी चीजें बन रही हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि भूरी वन मिट्टी, विदर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट, शेल या चूना पत्थर। आप पूछ रहे हैं कि किसके कारण से अपक्षय से काली कपास मिट्टी बनती है। तो जब भी हम लोग काली मिट्टी की बात करते हैं तो या कपास मिट्टी की बात करते हैं तो हम लोग बसाल्ट की बात करते हैं। बसाल्ट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान होती है। ये जो बसाल्ट आग्नेय चट्टान है, बेसिकली आग्नेय चट्टान का मतलब है किसी जमाने में मैग्मा निकला होगा। मैग्मा जब निकला होगा तो ये बसाल्टिक रूप में निकला होगा, मतलब ये गाढ़ा कम होता है। गाढ़ा कम होता है तो ज्यादा एरिया में फैल गया होगा, है ना। इसका गाढ़ापन कैसा होता है, कम। कम क्यों होता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा कैसी होती है, इसमें कम होती है। तो ध्यान से देखो, आज से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 71 मिलियन वर्ष पहले, तो भारत हमारा कहाँ था, मकर रेखा के पास, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ा होगा आपने। तो भारत धीरे धीरे विषुवत रेखा को क्रॉस करते करते कहाँ, आज की जो लोकेशन हम देखते हैं। तो जब भारत इस तरीके से आ रहा था तो भारत जैसे जैसे ये मूव कर रहा था तो एक जगह पर इस पोजीशन पे ना, यहां पर था एक मेंटल प्लूम। क्या था, एक मेंटल प्लूम था। उस मेंटल प्लूम से मैग्मा भारत, जैसे ये समझ लो ये मेंटल प्लूम है, यहां से मैग्मा बाहर आएगा। तो जब भारत इसके ऊपर से निकला तो यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। तो जितना भारत में गोंडवाना लैंड आप देखते हो ना, जितना दक्कन का पठार ये सब देखते हो, तो ये सब बसाल्ट से निर्मित है। दरारी उद्भेदन हुआ। कैसा उद्भेदन हुआ, दरारी उद्भेदन। तो दरारी उद्भेदन में बड़े क्षेत्र में मैग्मा फैलेगा। अब जैसे ही भारत इस मेंटल प्लूम को क्रॉस कर गया तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होनी नहीं। यदि कोई आपसे आज पूछे कि दक्कन के पठार में या गोंडवाना क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी पर्वत बता दो भारत के अंदर, तो आप कहोगे है ही नहीं, क्या बेवकूफ पहले बातें कर रहे हैं आप। तो उसका मतलब था कि जब भारत ऐसे किसी मेंटल प्लूम से होके निकला और उससे निकला हुआ जो बसाल्ट मैग्मा था वो दरारी उद्भेदन के कारण पूरी तरफ फैला। तो फैलने के बाद जो आज आप मिट्टी देखते हो वो वही है। तो वो जो आग्नेय चट्टान निर्मित हुई उसके अपक्षय के कारण काली मिट्टी बनी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, विदर ज्वालामुखी चट्टान, फिशर जो यहां पर इग्नियस रॉक है, ठीक है ना। 17वां प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं,
अम्लीय वर्षा, मैंने फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, रिवाइज करिए इसको। अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, या NOx भी कहीं पर लिखा होता है। अब ध्यान से सुनो, गलती से भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वायुमंडल में जाए या नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में जाए और वायुमंडल में अगर उपलब्ध है क्या, जलवाष्प, तो जरा ध्यान से देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को H2O से जब रिएक्ट कराओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। हम यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं सीख रहे हैं, हम एक अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं ये पानी के साथ, जलवाष्प के साथ क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये पानी से क्रिया करके नाइट्रिक जो एसिड है HNO3 उसका निर्माण करते हैं। ये सब क्या है, एसिड। सोचो, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में गया, जलवाष्प से मिला, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में गया, जलवाष्प से मिला। इन दोनों के मिलने के बाद यहां पर जो जल था वर्षा का, उसका नेचर कैसा हो गया, अम्लीय नेचर का हो गया। अब इससे जो वर्षा पृथ्वी पर होगी, वो कैसी होगी, एसिड रेन। अब पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन सा कंटेंट उसमें होता है, तो ध्यान से देखो, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 2, 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब जाके मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, इसके परिणाम पढ़िएगा, ठीक है, इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं मानवों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, समुद्री पारितंत्र के ऊपर, ऐसे हेडिंग वाइज ये आप देखोगे तो ये एसिड रेन है, ठीक है, H2SO4 HNO3 ये आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सा देश, सबसे सरल आज का प्रश्न। अब मैं चाहता हूं कि प्लीज, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, इसका आंसर कमेंट में करियो, ठीक है। रूस, कनाडा, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत किसके साथ आर्कटिक अनुसंधान में रिसर्च कर रहा है। 19th सवाल देखते हैं जरा, 19वां, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप हैं, उसमें से कौन सा सही उत्तर है, जरा इसके बारे में आपको पता लगाना है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऐसा यहां पर ऑप्शन हो सकता है। जब भी हम लोग मीथेन हाइड्रेट की मेरे भाई बात करते हैं तो मीथेन हाइड्रेट में आपको क्या समझना होगा, ये देखो ध्यान से, इसको डायग्राम को देखो, बहुत सुंदर देखने में लग रहा होगा, इसी को हम लोग मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। अब होता क्या है ना, जैसे CO2 के आपने हाइड्रेट पढ़े होंगे तो बर्फ जैसा क्रिस्टल होता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, बहुत कम टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, इंटेंस हाई प्रेशर। ये कैसा मिलेगा तुम्हें, समुद्र के नीचे या जो तुम आर्कटिक वगैरह होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वहां पर तुम्हें मिलेगा हाई प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में। जब ऐसी स्थिति आती है तो मीथेन जो है ना वो कन्वर्ट किसमें होती है, ऐसे ठोस के अंदर जाके ये स्टोर हो जाती है, एक आइस बना लेती है बर्फ जैसा, और उस बर्फ के अंदर जो CH4 है, मीथेन अपने आप को स्टोर कर लेती है। इसी कारण से आप देखोगे इसको कई सारे नाम से पुकारते हैं, जैसे फायर आइस हो गया, मीथेन क्लैथरेट हो गया, मीथेन हाइड्रेट हो गया। तो ये सब जो ठोस आपको दिख रहा है ना, ये सब हमारे लिए ना ये फ्यूल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मीथेन जो है वो ट्रैप हो चुकी है, तो इसी को बोलते हैं। भूमंडलीय तापन के कारण मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, सीधी सी बात है। मैंने तुमसे क्या बोला, ये टेम्परेचर कम होने के कारण ऐसा स्ट्रक्चर बना है। अगर भूमंडलीय तापन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये स्ट्रक्चर टूटेगा और मीथेन अपने आप इससे बाहर आ सकती है। विशाल निक्षेप टुंड्रा में समुद्र स्थल के नीचे पाए जाते हैं, एकदम सही। मीथेन 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी कथन एकदम सही है। आपने ये भी सुना होगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं तो इंडिया, USA, जापान, इनका तीनों देशों का मिलकर एक प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, इन सब गैस हाइड्रेट्स हैं, इनको खोजने का, इनको एक्सप्लोरेशन करने का साथ में काम करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, D, 1, 2, 3, ठीक है, इसको यहां पर ध्यान में आपको रखना है। तो 19th का बेस्ट ऑप्शन क्या है, D। ला नीना मैं पहले एक्सप्लेन करा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, कौन से कथन सही है। पूर्व मध्य क्षेत्र में औसत समुद्री तापमान से निम्न तापमान की घोतक है, बिल्कुल सही बात है। जो मैंने कहा था इंटेंस प्रेशर हो जाता है, उसी को हम लोग ला नीना के नाम से जानते हैं।
इंटेंस लो प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के तट पर वर्षा होगी, भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होगी, केरला में बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। जो दक्षिण एशिया आप देखते हो यहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है, आमतौर पर दक्षिण एशिया में वर्षा में वृद्धि होती। दूसरा कथन भी सत्य है। प्रश्न देने का मतलब यह है कि ला लीना छोड़ मत देना मेरे भाई, ठीक है, ला लीना कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है आपको। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये मैंने आपको बताया, और अधिक वार्मर हो जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल सी टेम्परेचर है उससे और अधिक ज्यादा गर्म ये हो जाता है। भारत की जलवायु पर पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पड़ रहा है। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे, 3 सेशन में कई सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा। फिर से इसमें देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है, वे उत्तर भारत में वर्षा और हिमपात लाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर ये कमजोर हो जाए तो क्या इनकी उपज जो है वो कम कर देंगे एग्रीकल्चर का? बिल्कुल सही बात है। जल की समस्याएं संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। ड्रॉट जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती, भैया मेरे यहां पर पूरी कृषि निर्भर करती है मॉनसून पर, तो अगर वही कमजोर पड़ेगा तो यहां पर दिक्कत तो आनी है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये वाला डायग्राम आप ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 20 सेकेंड, किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित करा होगा? इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पहला है महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरा है ग्लेशियल जो साइकिल होती है। जाहिर सी बात है भाई, महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, कॉन्टिनेंट टूटे। वैगनर साहब ने बोला कि कॉन्टिनेंट पहले एक पेंजिया था, उसके चारों ओर एक महासागर था जिसको बोला गया पेंथालासा। पेंजिया ब्रेक डाउन हुआ अंगारा लैंड में, गोंडवाना लैंड में, आगे और ज्यादा टूटता चला गया। हालांकि इनके जो तर्क थे, कारण थे, वो एकदम फॉल्स हो गए मगर जो इन्होंने प्रूफ दिए वो एकदम सही थे। बाद में जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि संवहनी धाराओं के कारण ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं। अब यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं वो एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में पहुंचे, और वही हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहां पर रहना सीखा उन्होंने, उनकी नई नई प्रजातियों ने जन्म लिया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बिल्कुल सही है। ग्लेशियल साइकिल का मेरे भाई मतलब क्या है? हमको पता है कि पृथ्वी में एक समय ऐसा था जब हिमयुग था, आइस एज, पूरी पृथ्वी ठंडी थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो बहुत कम मात्रा में हो गई थी। तो ऐसा हुआ तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ। फिर कुछ स्पीसीज रही होंगी जो खत्म हो गई होंगी, कुछ नई स्पीसीज ने जन्म लिया जो उस क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर पाई। फिर अचानक से पृथ्वी में टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस केस में भी कुछ स्पीसीज का विनाश हुआ होगा, और फिर कुछ स्पीसीज जो थी नई उभर के सामने आई। तो आइस एज आना, फिर हाई टेम्परेचर हो जाना, फिर ऐसे होना, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल साइकिल। तो दोनों ही चीजें यहां पर एकदम परफेक्ट है कि जिन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित करा होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आप देखोगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस तरीके से काम करती है। अब मैंने पहले ही लिखवा दिया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है, संवहनी धारा सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इनको रिवाइज करिएगा, प्रश्न बनते हैं। भूकंपी तरंगे, सीस्मिक वेव्स। अब ये नया टॉपिक मैंने आपको दिया, कौन से सही उत्तर है? भूकंपी तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे मतलब मैकेनिकल वेव्स जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे साउंड वेव की बात करते हैं हम लोग। मैं कुछ बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, तो कण हैं, कणों के माध्यम से गतियां होती हैं। अब आप यही अंतरिक्ष में चले जाइए, वहां निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, तो वहां पर क्या साउंड वेव काम करती है? नहीं। वहां पर आप देखोगे विकिरण, रेडिएशन के माध्यम से काम होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर रेडिएशन के माध्यम से आ पाता है। पी तरंग जो होती है ठोस के साथ साथ द्रव में भी गुजर सकती है, बिल्कुल सही बात है। एल तरंगे भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, बिल्कुल सही। एल तरंग को हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव, यानी कि सतही तरंगे। और जबकि पी और एस जो होती हैं ये होती हैं बॉडी वेव्स, जो हमारी पिंड तरंगे होती हैं। तो पी और एस तरंगों का मुख्य महत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में हम लोग देखते हैं। पी को अंदर भेजा, एस को अंदर भेजा, कहां पर पी की स्पीड ज्यादा, कहां पर स्लो, कहां पर पी का छाया क्षेत्र, कहां पर एस का छाया क्षेत्र, उसी से तो हमने पता लगाया क्रस्ट मेंटल कोर की स्थिति कैसी होती, कौन सा ठोस है, कौन सा दुर्बलता मंडल है। जो हम कोर को देखते हैं तो जो इनर कोर आप देखते हो वो सॉलिड अवस्था में है, आउटर कोर लिक्विड अवस्था में। तो ये सब हमें पता कैसे चला? पी और एस तरंगों से। एल तरंगों का वहां पर कोई यूज नहीं था। एल तरंगे सतह के पास जो भूकंप होता है तो उससे जो नुकसान हो रहा है, जो हमें फील हो रहा है, तो वो किससे हो रहा है? एल तरंगों से। तो यहां पर ये भी कथन परफेक्ट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो ये
आप देखोगे कि ये इस तरीके से एपी सेंटर होता है जहां पर पहली बार भूकंप फील होता है। फोकस पॉइंट को वो बोलते हैं जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो चारों तरफ एनर्जी फैलती है, मगर जहां पर सतह के निकट सबसे होगा वहीं पर पता चलता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एपी सेंटर बोल देते हैं। तो ये जो 23 प्रश्न मैंने दिए, तो आपको कम से कम यहां पर 15 से 16 नए टॉपिक पता चले। मेरा उद्देश्य यही रहेगा अगले दोनों सेशंस में कि आपको नए नए टॉपिक्स देता रहूं, जिससे कि आप उनको रिवाइज करते रहो, वो छोड़ के मत जाइएगा। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, मगर वो भी आप कवर करिए। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी इन 3 सेशन में मैं आपकी कवर करा दूंगा, आपका रिविजन करा दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कमेंट करना मत भूलना, बताओ सेशन कैसा लगा, जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर करिए कमेंट में। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, इसी समय इसी YouTube चैनल पर। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।